हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेसन लेके आए हैं आपके टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम क्लास 10th के लेसन नंबर 16 द रेड राइस ग्रेनरी से। और ये लेकर मैं आपके सामने हूँ गरिमा बत्रा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक छिंदवाड़ा से। आइए हम देखते हैं इस लेसन के लर्निंग आउटकम। तो सबसे पहला, गेट द ग्लिम्स ऑफ द विलेज कल्चर ऑफ कर्नाटका। क्योंकि लेखिका कर्नाटक की है, इसलिए कर्नाटक के गांव की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका ग्लिम्स यानी उसकी झलक पाना। सेकेंड इज टू नो अबाउट द एथिक्स ऑफ डोनेशन। डोनेशन यानी दान, एथिक्स यानी उसके जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। थर्ड इज टू रियलाइज द मॉरल टीचिंग्स इम्पार्टेड बाय द एल्डर्स टू द ग्रैंड चिल्ड्रन। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा अपने नाती पोतों को जो नैतिक शिक्षा दी जाती है उसके बारे में महसूस करना। एंड हेंस और इसलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डर्स इन फैमिलीज। परिवार में बुजुर्गों का या बड़ों के होने का महत्व पता करना, क्योंकि घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कहानियों में या छोटी छोटी शिक्षाओं के द्वारा अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं जो कि माता पिता के लिए संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानना, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, जो कि हम इसी लेसन के पार्ट में पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज टू गेट प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों का एक दूसरे में बदलना, जैसे कि अफर्मेटिव का नेगेटिव में, नेगेटिव का इंट्रोगेटिव में, या इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव में, या वाइस वर्सा। इस पाठ की लेखिका हैं मिसेस सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक श्री एस नारायण मूर्ति की धर्मपत्नी है और वो कर्नाटक गांव को बिलोंग करती हैं। और इस कहानी में कर्नाटक के गांव का ही वर्णन किया गया है। और अब हम देखते हैं अबाउट द लेसन, इस लेसन के बारे में। On the basis of her practical experiences, the writer expresses her views about donations. अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर जो लेखिका है वो डोनेशंस यानी दान के बारे में अपने विचार प्रकट करती हैं। इन द गिवन आर्टिकल, इस दिए गए लेख में वी फाइंड, हम देखते हैं हाउ गुड क्वालिटी राइस इज डोनेटेड, कि किस तरह से अच्छी क्वालिटी का जो चावल है वह दान दे दिया जाता है, विलिंगली एंड सिंसियरली, और वो भी इच्छा के साथ और गंभीरता के साथ, टू द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों को, एंड द इंफीरियर वन इज यूज्ड इन होम, और जो थोड़ी सी खराब क्वालिटी का चावल था उसे घर में उपयोग किया गया। डोनेशंस शुड ऑलवेज बी मेड आफ्टर कंसल्टिंग द वाइफ। अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके उसकी इच्छा के बाद ही दान दिया जाना चाहिए। एंड फुलफिलिंग द फैमिली नीड्स, और साथ ही साथ अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद दान देना चाहिए। The things donated should always be useful, और जो भी चीजें आप दान में दे रहे हो वो हमेशा उपयोगी होनी चाहिए। And of a good quality, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। If we do not follow this, अगर हम इन बातों का पालन नहीं करते हैं, then the donations become meaningless, तो दान अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। और अब हम देखते हैं इस लेसन की ग्लॉसरी यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहला है हैवॉक। हैवॉक यानी सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज, डिस्ट्रक्शन और डिसऑर्डर, ऐसी स्थिति जिसमें बहुत ज्यादा विनाश या बर्बादी होती है। सेकेंड इज एफ्लुएंट, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब सभी चीजें पर्याप्त होना, समृद्ध होना। थर्ड इज वेसल, अ कंटेनर यूज्ड फॉर होल्डिंग लिक्विड्स सच एज अ बोल, कप, ऐसे बर्तन जिनमें कि आप किसी द्रव को संग्रहित करते हैं, जैसे कि कप या कटोरी। नेक्स्ट इज ब्रिमिंग, टू बी फुल ऑफ समथिंग, टू फिल समथिंग, किसी चीज का लबालब भरा होना। नेक्स्ट इज ग्रेनरी। ग्रेनरी यानी अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, भंडार गृह जिसे बोलते हैं जहाँ पर अनाज का संग्रहण किया जाता है। लास्ट इज आर्म्स। आर्म्स यानी होता है मनी, क्लोथ्स एंड फूड दैट आर गिवन टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को दिया जाने वाला धन या कपड़े या भोजन जिसे कि भीख कहा जाता है। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द रेड राइस ग्रेनरी। ग्रेनरी यानी होता है अनाज रखने का कोठा या धान्यागार। तो एवरी ईयर आवर कंट्री हैज टू फेस नेचुरल डिजास्टर्स इन सम फॉर्म। हर साल हमारे देश को किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। हैज टू फेस यानी मजबूरी है सामना करना। इट मे बी एन अर्थक्वेक इन गुजरात, फ्लड्स इन उड़ीसा और अ ड्रॉट इन कर्नाटका।
अब ये प्राकृतिक आपदा क्या होती है? जो प्रकृति की ऐसी विनाश लीला होती है जिस पर कि मनुष्य का कोई जोर नहीं होता। और ये प्राकृतिक आपदाएं 3 तरह की होती हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप, फ्लड्स यानी बाढ़ और ड्रॉट यानी कर्नाटका। तो ये लेखिका ने बताने की कोशिश की है कि इट मे बी एन अर्थक्वेक इन गुजरात, वो चाहे गुजरात में आने वाला भूकंप हो, फ्लड्स इन उड़ीसा, उड़ीसा में आने वाली बाढ़ हो, और अ ड्रॉट इन कर्नाटका या कर्नाटक में पड़ने वाला सूखा हो। इन अ पुअर कंट्री, एक गरीब देश में, दीज कैलेमिटीज क्रिएट हैवॉक, ये आपदाएं भयानक विनाश लीला करती हैं। अब कैलेमिटीज यानी भी आपदा होता है और डिजास्टर यानी भी आपदा होता है। इन दोनों का अर्थ होता है आपदा, मतलब ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। In the course of my work, I have found that after such calamities, many people like to donate money or materials to relief funds. In the course of my work, मेरे कार्य के दौरान, I have found, मैंने ये देखा या मैंने ये पाया, that after such calamities यानी इस तरह की आपदाओं के बाद, many people, बहुत सारे लोग, like to donate money और materials, धन या सामान को दान करना चाहते हैं, to relief fund, राहत कोष में। राहत कोष क्या होता है? ऐसे कुछ अकाउंट्स होते हैं जहां पर कि लोग दान देते हैं धन का या सामान का, और इस सामान की और धन से उन लोगों की मदद की जाती है जिन्होंने बाढ़ में या भूकंप में अपना घर खोया है या जो बेघर हो गए हैं। तो इन लोगों को खाने पीने का सामान दिया जाता है और उनकी मदद की जाती है। ऐसे ही एक फंड का नाम आपने सुना होगा, पीएम रिलीफ फंड या प्रधानमंत्री राहत कोष, जिससे कोरोना काल के समय जब मजदूर एक जगह से दूसरी जगह गए और उनके पास काम नहीं था, खाने पीने का सामान भी नहीं था, तो इस धन से उनकी मदद की जाती थी। तो वह भी एक तरह का रिलीफ फंड है। वी एज्यूम, हम ऐसी कल्पना करते हैं या हमारा ये अंदाज होता है, दैट मोस्ट डोनेशंस कम फ्रॉम रिच पीपल, कि ज्यादातर दान अमीर लोग देते हैं। बट दैट इज नॉट ट्रू, परंतु यह सच नहीं है। ऑन द कंट्ररी यानी इसके विपरीत या इससे उलट, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास हेल्प मोर, जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग होते हैं या निम्न मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, वो लोग मदद ज्यादा करते हैं। रेयरली डू रिच पीपल पार्टिसिपेट होल हार्टेडली मतलब पूरे हृदय से, मतलब धन से भी और मन से भी। तो अमीर लोग जो होते हैं वो इस तरह की क्रियाकलापों में कम ही मदद करते हैं। A few years back, I was invited to a reputed company in Bangalore to deliver a lecture on corporate social responsibility. A few years back, कुछ साल पहले, I was invited, मुझे आमंत्रित किया गया था, to a reputed company, एक प्रतिष्ठित कंपनी की तरफ से, in Bangalore, जो कि बेंगलोर में थी, to deliver a lecture, एक भाषण देने के लिए, on corporate social responsibility, कॉर्पोरेट की या कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी के ऊपर। अब ये सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है कि जो भी कंपनियां जिनके की सालाना आय 5 करोड़ या उससे ज्यादा होती है, तो क्योंकि बड़ी कंपनियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, तो उन कंपनियों को ये जरूरी होता है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं प्रदूषण को कम करने के लिए, और समाज में समाज सेवा के लिए भी वो कुछ फंड दान करती है। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसी के ऊपर भाषण देने के लिए मुझे बेंगलोर में बुलाया गया था। गिविंग अ स्पीच इज इजी, भाषण देना आसान होता है। बट आई वॉज नॉट श्योर, परंतु मैं इस बात से आश्वस्त नहीं थी, हाउ मैनी पीपल इन द ऑडियंस यानी दर्शकों में से कितने लोग वुड रियली अंडरस्टैंड, सचमुच में समझेंगे, द स्पीच, उस भाषण को, एंड चेंज देमसेल्व्स, और अपने आप को बदलेंगे। क्योंकि भाषण देना बहुत आसान है, लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन भाषण सुनने के बाद लोग उस पर अमल करें, तब आप मान सकते हो कि आपका भाषण लोगों की समझ में आया है, और तभी उस भाषण की सार्थकता है। After my talk was over, जब मेरा भाषण पूरा हुआ, I met many young girls and boys, तो मैं बहुत सारे युवा लड़कियों और लड़कों से मिली। It was an affluent company, वह एक समृद्ध कंपनी थी, एंड द एम्प्लॉयज वेयर वेल ऑफ एंड वेल ड्रेस्ड, तो उसके जो कर्मचारी थे वो भी सभी वेल ऑफ यानी समृद्ध थे या अमीर थे, एंड वेल ड्रेस्ड, और उन सभी ने बहुत ही अच्छे, सुंदर और महंगे कपड़े
पहने हुए थे। They were all very emotional after the lecture और मेरे भाषण के बाद वे सभी बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। मैडम, we buy so many clothes every month. हम हर महीने बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं। Can we donate our old clothes to those people who are affected by the earthquake? क्या हम अपने पुराने कपड़े उन लोगों को दान कर सकते हैं जो भूकंप से प्रभावित हुए हैं? Can you coordinate and send them? क्या ये कपड़े उन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर सकती हैं? Some of them offered other things. कुछ लोगों ने दूसरी वस्तुएं भी देने का प्रस्ताव रखा। और लोगों ने किस तरह से मदद का प्रस्ताव रखा? We have grown up children. हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। We would like to give their old toys and some vessels. और इसलिए अब हम उनके पुराने खिलौने और कुछ बर्तनों को दान देना चाहते हैं। I was very pleased at the reaction. मैं अपने भाषण की इस प्रतिक्रिया के ऊपर या इस प्रभाव के ऊपर बहुत ज्यादा pleased थी या प्रसन्न थी। It reminded me और इसने मुझे याद दिलाया of the incident, उस घटना का in रामायण जो कि रामायण में वर्णित है, where during the construction of the bridge between India and Lanka, जब भगवान श्री राम ने भारत और लंका के बीच समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया था ताकि वो लंका के ऊपर चढ़ाई कर सके। तब every squirrel helped श्री रामा, तब वानरों और मनुष्यों के अतिरिक्त हर एक स्क्विरल यानी गिलहरी ने भी मदद की थी भगवान राम की by bringing a handful of sand. हैंडफुल यानी मुट्ठी भर रेत लाकर। अब गिलहरी की मुट्ठी में कितनी रेत आती है? जरा सी, परंतु यहाँ उस भावना का वर्णन है जो कि उनकी मदद करने की इच्छा थी। तो यहाँ पर भी लोग इसी तरह से मदद करने के लिए तैयार थे और उनको इस तरह से मदद करने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, प्लीज सेंड योर बैग्स टू माई ऑफिस, कि कृपया आप जो भी मदद देना चाहते हैं उन सामान को बैग में भरकर मेरे ऑफिस में पहुंचा दीजिए। आई विल सी दैट दे रीच द राइट पर्सन, और मैं ये ध्यान से ये कोशिश करूंगी कि आपका सामान सही व्यक्ति तक पहुंच सके। विद इन अ वीक My office was flooded with hundreds of bags. Within a week, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर, my office was flooded. मेरे ऑफिस में बाढ़ आ गई थी। With hundreds of bags, सैकड़ों बैग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। I was proud that my lecture had proven so effective. I was proud, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ कि मेरा जो भाषण था वो इतना ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ, इतना प्रभावशाली रहा कि उससे लोगों ने प्रभावित होकर इतना सारा दान भेज दिया। One Sunday, एक दिन इतवार के दिन, along with my assistants, अपने सहायकों के साथ, I opened the bags, मैंने उन बैग्स को खोला। What we saw, और जो हमने देखा, left us amazed and shocked, उसको देखकर हम आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गए। मतलब इतने आश्चर्यचकित हो गए, हमें कुछ सूझा ही नहीं कि क्या करें। The bags were brimming over with all kinds of junks, और जो बैग्स थे वो लबालब ठसाठस भरे हुए थे सभी प्रकार के जंक से, कचरे से। और क्या कचरा था उसमें? Piles of high heeled slippers, पाइल्स यानी ढेर थे उनमें हाई हील, ऊंची एड़ी वाली चप्पलों के, और सम ऑफ देम विदाउट द पेयर, और उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो एक ही पैर की चप्पल थी, उसका जोड़ा तो था ही नहीं। टॉर्न अंडरगारमेंट्स, टीयर यानी फाड़ना, टॉर्न यानी फटा हुआ, फटे हुए अंडरगारमेंट्स थे। अनवॉश्ड शर्ट्स थी, बिना धुली हुई मैली कुचैली शर्टें भरी हुई थी। ट्रांसपेरेंट चीप साड़ीज, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसमें आर पार दिखता हो, ऐसी चीप यानी सस्ती साड़ियां भरी हुई थी। टॉयज विच हैड नीदर शेप नॉर कलर, और खिलौने ऐसे जिनका ना कोई आकार था और ना ही कोई रंग था, मतलब रंग उड़े हुए बेढप से खिलौने थे। अनयूजेबल बेडशीट्स, यूजेबल यानी उपयोगी, अनयूजेबल यानी अनुपयोगी, जिनका उपयोग ना किया जा सके, ऐसी चादरें। एल्यूमिनियम वेसल्स, एल्यूमिनियम के बर्तन। ब्रोकन कैसेट्स, टूटी हुई कैसेटें।
were soon heaped in front of us. जल्दी ही इनकी ढेरियां हमारे सामने लग गई, like a mountain, जैसे कि कोई पहाड़ हो, मतलब इतनी बड़ी ढेरी लग गई जैसे कि कोई पहाड़ हो. There were only a few good shirts. उसमें सिर्फ कुछ ही अच्छी शर्टें थी, साड़ीज एंड यूजेबल मटेरियल्स, और उपयोग करने लायक, यूज करने लायक मटेरियल साड़ कुछ ही था. थोड़े से ही शर्टें थी, कुछ ही साड़ियां थी, और बाकी का सब जो था वो कचरे का ढेर. It was apparent that instead of sending the material to a garbage or the kabadi wala, these people had transferred them to my office in the name of donation. It was apparent, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था, that instead of यानी की जगह पर, sending the material to a garbage और कबाड़ी वाले के पास या कचरा खरीदने वाले के पास ये सामान भेजने के बजाय these people had transferred them to my office. इन लोगों ने उस सामान को मेरे ऑफिस में भेज दिया था. मतलब जो सामान इन लोगों ने मेरे पास भेजा था वो ऐसा था जो कि किसी कचरे वाले के पास या कबाड़ी वाले के पास भेजने लायक था, और इन लोगों ने वहां भेजने के बजाय मेरे ऑफिस में भेज दिया था, और वो भी इन द नेम ऑफ डोनेशन, दान के नाम पर. The men and women I had met that day. उस दिन मैं जिन लोगों से, आदमियों से और औरतों से मिली थी, वो were bright, well traveled, well off people. वो बहुत ही साफ सुथरे से, अच्छे, शिक्षित, सभ्य और well off यानी अमीर दिख रहे थे. If educated people like them behave like this, what would uneducated people do? अगर इस तरह के शिक्षित लोग इस तरह से व्यवहार करेंगे तो अशिक्षित लोग कैसे व्यवहार करेंगे. मतलब दान के नाम पर जो शिक्षित लोग हैं वो लोग इस तरह से उल्टा सीधा कचरा और गंदा सामान, अपने घर का बचा खुचा फेंकने लायक कचरा भेज दिया था मेरे पास. अगर शिक्षित लोग ऐसा करेंगे तो अशिक्षित लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है. बट देन आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ an incident that in my village, I was born and brought up in a village in Karnataka's Haveri district. पर तभी मुझे याद आया एक घटना जो कि मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी. आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुई थी, एंड ब्रॉट अप, और मेरा पालन पोषण हुआ था, इन अ विलेज, एक गांव में, इन कर्नाटकाज हवेरी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक की हवेरी जिले में, कॉल्ड शिगांव, जो कि शिगांव कहलाता था. माई ग्रैंड फादर वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर. मेरे जो दादाजी थे वो एक रिटायर हो चुके स्कूल के शिक्षक थे, सेवानिवृत्त शिक्षक थे. एंड माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल. और जो मेरी दादी कृष्टक्का थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी. बोथ ऑफ देम हैड हार्डली ट्रेवल्ड. उन दोनों ने शायद ही कभी कोई यात्रा की थी. एंड हैड नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ कर्नाटका. और वो कभी भी कर्नाटक से बाहर उन्होंने कदम भी नहीं रखा था. येट, फिर भी, दे वेयर हार्ड वर्किंग पीपल. वो बहुत ही मेहनती लोग थे. हु डिड देयर वर्क होल हार्टेडली. जिन्होंने हमेशा अपना काम पूरे मन से, पूरे इच्छा शक्ति के साथ किया था, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन देयर लाइफ. और इस सब के बदले में उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखी थी. देयर फोटोग्राफ्स नेवर अपीयर्ड इन एनी पेपर. उनकी जो फ़ोटो थी वो कभी भी किसी न्यूज़पेपर में या किसी अखबार में दिखाई नहीं दी थी. नॉर डिड दे गो अप ऑन अ स्टेज टू रिसीव अ प्राइज़ फॉर द वर्क दे डिड. और ना ही कभी वो इनाम लेने के लिए किसी मंच पर गए थे उस काम के लिए जो उन्होंने किया था. इस वाक्य का, इस एक्सप्रेशन का अर्थ ये हुआ कि मेरे दादा दादी को कभी कोई नाम नहीं मिला या उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई, पर और उन्होंने प्रसिद्धि के लिए ये सब काम कभी किया भी नहीं. बस सिर्फ वो अपना कर्तव्य समझ के इन सभी कामों को करते थे. दे लिव्ड लाइक फ्लावर्स विथ फ्रेग्रेंस इन द फॉरेस्ट. वो अपना जीवन ऐसे जिए जैसे कि जंगल में कोई फूल हो जिसकी की खुशबू वहाँ फैली हो. एन्चेंटिंग एवरीवन अराउंड देम. और उस फूल की खुशबू से या अपने गुणों से आसपास के लोगों को हमेशा प्रसन्न करते रहे. बट हार्डली नोटिस्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड. परंतु बाहर की दुनिया में कभी भी किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया या किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया था.
In the village, we had paddy fields and we used to store the paddy in granaries. गांव में हमारे घर धान के खेत हुआ करते थे and we used to store the paddy in granaries और हम उस धान को बड़े बड़े भंडार गृह में या धान्य गृह में संग्रहित करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे. There were two granaries. हमारे घर में दो भंडार गृह थे. One was in the front, एक जो था वो सामने था, and the other at the back. और दूसरा जो था पीछे था of our house, हमारे घर के. The better quality rice, which was white, was always stored in the front granary. जो बेहतर क्वालिटी का चावल था जो कि सफेद रंग का होता था वो हमेशा घर के सामने वाले भंडार गृह में स्टोर किया जाता था. एंड द इंफीरियर क्वालिटी और जो थोड़ी सी नीची क्वालिटी थी विच वॉज लिटिल थिक जो कि थोड़ा सा मोटा था एंड रेड और लाल रंग का था वॉज स्टोर्ड इन द ग्रैनरी एट द बैक. वो घर के पीछे वाले भंडार गृह में स्टोर किया जाता था. In those days there was no communal divide in the village. उन दिनों में हमारे गांव में कोई भी जातिगत विभाजन नहीं हुआ करता था. People from different communities lived together in peace. जो अलग अलग जातियों के लोग थे वो भी एक साथ शांति से, पीस यानी शांति से, टुगेदर यानी एक साथ रहा करते थे. Many would come to our house to ask for alms. alms यानी होता है भीख. तो बहुत सारे लोग हमारे घर पर भीख मांगने के लिए आया करते थे. उनमें से कौन लोग थे? वो थे देयर वेयर मुस्लिम फकीर. मुस्लिमों में जो साधु होते हैं उन्हें फकीर कहा जाता है. मुस्लिम फकीर होते थे. हिंदू दसाला, वो भी मांगने, हिंदुओं के जो साधु हुआ करते थे वो भी मांगने आया करते थे. तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में दसाला यानी साधु. हु रोम्ड द कंट्री साइड, जो गांव में इधर उधर घूमा करते थे. सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, और धार्मिक गीत गाया करते थे. यलमा जगथीस, यलमा वहां पे एक गॉडेस थी कर्नाटका में जिन्हें माना जाता था. तो उनके जो साधु होते थे उन्हें यलमा जगदीश कहते हैं. हु अपीयर्ड होल्डिंग द इमेज ऑफ गॉडेस यलमा ओवर देयर हेड्स, जो कि अपने सिर के ऊपर गॉडेस यलमा की इमेज लेकर, मूर्ति या फोटो लेकर दिखते थे. और उनके अलावा पुअर स्टूडेंट्स, जो गरीब विद्यार्थी हुआ करते थे जिनके खाने पीने का कोई उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, वो लोग भी आके मांगा करते थे. एंड इनवैलिड पीपल, और जो अपाहिज बेसहारा लोग होते थे वो लोग भी आकर भीख मांगा करते थे हमारे घर पर. We never had too much cash in the house. हमारे घर में बहुत ज्यादा कैश या बहुत ज्यादा धन कभी भी नहीं हुआ करता था. And the only help my grandfather could give these people was in the form of rice. और एकमात्र मदद जो मेरे दादाजी इन लोगों की किया करते थे वो चावल के रूप में करते थे. मतलब जब भी ये लोग भीख मांगने आते थे तो धन के बजाय वो उन्हें चावल दिया करते थे. People who receive help do not talk too much. वो लोग जो मदद लिया करते थे, रिसीव यानी ग्रहण करना, मतलब जो भीख मांग के और चावल लिया करते थे वो बहुत ज्यादा बात नहीं किया करते थे. They would receive the rice, वो चावल लेते, स्माइल मुस्कुराते, and raise their right hand, और अपना सीधा हाथ उठाते थे, to bless us, हमें bless करने के लिए या हमें आशीर्वाद देने के लिए. Irrespective of their religion, उनके धर्म से, धर्म चाहे उनका कुछ भी हो उससे अलग, बोलो द ब्लेसिंग वॉज ऑलवेज, उनका जो आशीर्वाद हुआ करता था, मतलब किसी भी धर्म के लोग हों उनका आशीर्वाद एक ही हुआ करता था, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे. माई ग्रैंडफादर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी आफ्टर गिविंग देम आर्म्स, और मेरे दादाजी जब भी वो किसी को ये भीख दिया करते थे तो वो हमेशा बहुत ही खुश होते थे, मतलब उन्हें दूसरों की मदद करके बहुत खुशी मिलती थी. और अब लेखिका आगे कहती हैं, I was a little girl then and not too tall. तब मैं एक छोटी लड़की थी और इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी. Since the entrance to the front granary was low, और क्योंकि यहाँ पर since का प्रयोग हुआ है क्योंकि बोलने के लिए, क्योंकि जो सामने वाला भंडार गृह था उसका जो दरवाजा था अंदर जाने वाला वो बहुत नीचा था. It was difficult for grown-ups to enter, और क्योंकि वो दरवाजा बहुत नीचा था तो जो वयस्क लोग थे या जो बड़े लोग थे उन लोगों को अंदर जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था. So I would be given a small bucket, तो इसलिए मुझे एक छोटी सी बाल्टी दे दी जाती थी, and sent inside, और ग्रैनरी के अंदर भेजा जाता था. There I used to fill up the bucket, वहां अंदर मैं उस बाल्टी को चावल से भरती थी,
with rice and give it to them, और लाकर उन लोगों को दे देती थी. मतलब किन लोगों को? जो लोग वहां पे मांगने आया करते थे. They would tell me, और वो मुझे बताते थे how many measures they wanted, मतलब कितना अनाज वो चाहते हैं या कितना चावल वो चाहते हैं, उतनी बाल्टी भर के मैं उनको लाके दे दिया करती थी. इसके आगे से वो बताती हैं, इन द इवनिंग माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू कुक फॉर एवरीबडी. यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है, और यूज्ड टू जो है वो एक वर्ब है, ऑक्सिलरी, जो कि ये बताती है कि जब हम पास्ट में कोई काम करते थे तो उसको बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. तो मेरी जो दादी थी वो सबके लिए खाना बनाती थी. दैट टाइम शी वुड सेंड मी टू द ग्रैनरी एट द बैक ऑफ द हाउस. उस समय पर जब उनके खाना बनाने का समय होता था तो वो मुझे घर के पीछे बनी हुई जो भंडार गृह था, जहाँ पे लाल रंग का चावल स्टोर किया जाता था, वहां पे वो मुझे भेजती थी. Where the red rice was stored, और वहां पर लाल चावल संग्रहित किया जाता था, स्टोर किया जाता था. I would again fill up the bucket with as much rice as she wanted, और मैं फिर से उस बाल्टी में उतना ही चावल भरती थी जितना वो मुझे बताती थी या जितना वो चाहती थी. एंड गेट इट फॉर हर टू कुक फॉर डिनर, और लाके उनको देती थी ताकि वो हमारा डिनर बना सके या हमारा रात का खाना बना सके. और अब लेखिका आगे बताती हैं, दिस वेंट ऑन फॉर मेनी ईयर्स. ऐसा कई सालों तक चलता रहा. ये वेंट ऑन जो है ये गो ऑन का पास्ट फॉर्म है. गो ऑन का अर्थ होता है कोई काम होते रहना, और वेंट ऑन यानी जो होते रहा था. तो लेखिका अपने बचपन की बात बता रही है कि ऐसा बहुत सालों तक होता रहा कि मैं जो मांगने आने वाले थे उनको सफेद चावल भर के देती थी, और जो अपने घर पे हमारे बनाया जाता था उसके लिए हम लाल चावल का उपयोग करते थे. When I was a little older, और जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, I asked my grandparents, और तब मैंने अपने दादा दादी से पूछा a question, एक प्रश्न, और वो प्रश्न that had been bothering me for long, वो प्रश्न जो कि मैं बहुत समय से मुझे परेशान कर रहा था और मैं उनसे बहुत लंबे समय से पूछना चाहती थी. आखिर वो प्रश्न मैंने उनसे पूछा, Why should we eat the red rice always at the night? क्यों हम हमेशा रात में लाल रंग का चावल खाते हैं? When it is not so good, जबकि वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है. And give those poor people the better quality rice, और वो जो गरीब लोग हैं उन्हें हम हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस देते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? My grandmother Krishtaka smiled. मेरी दादी कृष्टका मुस्कुराई and told me, और मुझे उन्होंने बताया something, कुछ ऐसा I will never forget in my life, जो कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगी. Child, बेटा, whenever you want to give something to somebody, जब कभी भी तुम्हें किसी को कुछ देना हो, give the best in you, जो तुम्हारे पास सबसे अच्छा है वही दो. Never the second best, उससे कम अच्छा कभी भी नहीं. मतलब जो सबसे अच्छा है वो दो, जो कम अच्छा है वो मत दो. This is what I have learned from life. यही है जो मैंने अपने जीवन से सीखा है. God is not there in the temple, mosque or church. भगवान मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में नहीं होते. मॉस्क यानी होता है मस्जिद. He is with the people, वो लोगों के अंदर होते हैं, लोगों के साथ होते हैं. If you serve them, अगर तुम उनकी सेवा करते हो, उनका ध्यान रखते हो, with whatever you have, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही उनको देते हो, you have served God, तो ऐसा समझो कि तुमने भगवान की सेवा की है या तुमने भगवान को कुछ दिया है. My grandfather answered my question in a different way, और मेरे दादाजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर एक अलग तरीके से दिया. Our ancestors have taught us in the Vedas that one should. Our ancestors यानी हमारे पूर्वजों ने have taught us in the Vedas, हमें वेदों में ये सिखाया है that one should, कि एक व्यक्ति को donate with kind words, अच्छे भले शब्दों के साथ दान दो. Donate with happiness, खुशी के साथ दान दो. डोनेट विद सिंसियरिटी, नेक नियत के साथ या सच्चाई के साथ दान दो. डोनेट ओनली टू द नीडी, सिर्फ जरूरतमंद लोगों को दान दो. मतलब अगर आप अमीरों को दान देते हो तो वो दान नहीं कहलाता, वो आपका मतलब या स्वार्थ कहलाता है. तो जो जरूरतमंद है, जिसे जरूरत है वास्तव में, हमें उसे दान देना चाहिए. डोनेट विदाउट एक्सपेक्टेशन, और बिना किसी उम्मीद के दान दो. बिकॉज इट इज नॉट अ गिफ्ट, क्योंकि यह एक उपहार नहीं है कि आप उपहार देने के बदले में उपहार की उम्मीद रखो. इट इज अ ड्यूटी, यह तो एक कर्तव्य है. इसके आगे उनके दादाजी कहते हैं,
डोनेट विद योर वाइफ्स कंसेंट, अपनी पत्नी की सहमति लेकर फिर दान दो। डोनेट टू अदर पीपल विदाउट मेकिंग योर डिपेंडेंट्स हेल्पलेस, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, मतलब जो आपके ऊपर निर्भर है, आपके परिवार के लोग, उन्हें असहाय करके फिर दूसरों की मदद मत करो। डोनेट विदाउट केयरिंग फॉर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, दूसरों किसी मांगने वाले की जाति, संप्रदाय और धर्म से इर्रिस्पेक्टिव रहकर, मतलब जाति, धर्म या संप्रदाय को देखकर दान मत दो, बल्कि हर जाति के जरूरतमंद व्यक्ति को दान दो। डोनेट सो दैट द रिसीवर प्रॉस्पर्स, दान दो इसलिए ताकि जो दान ले रहा है वह समृद्ध हो। यहाँ प्रॉस्पर शब्द बना है प्रॉस्पेरिटी से, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि और प्रॉस्पर यानी समृद्ध होना। तो दान पाने वाला समृद्ध हो, उसको कुछ फायदा हो, ऐसा दान दो। और अब सुधा मूर्ति जी कहती हैं, दिस लेसन फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, और ये सीख जो मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिली, टोल्ड टू मी, ने मुझे बताया, व्हेन आई वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल, तब जबकि मैं एक छोटी सी लड़की थी, हैज स्टेड विद मी एवर सिंस, तभी से ये पाठ, यह सीख मेरे साथ है। इफ एट ऑल आई एम हेल्पिंग एनीवन टुडे, अगर आज मैं किसी की भी कोई भी मदद करती हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स बाय दो सिंपल सोल्स, तो ये उन सीधे साधे सरल मनुष्यों के सीख के कारण है। आई डिड नॉट लर्न देम इन एनी स्कूल और कॉलेज, और ये सीख मैंने किसी भी स्कूल में या कॉलेज में नहीं सीखी है। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति जी ने हमें बहुत ही अच्छा एक पाठ सिखाया है। और बच्चों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इस लेसन से, और इसके अलावा जो प्रश्न उत्तर है वो आप अपने टीचर से, जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए, आप अपने टीचर से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनसे अपनी डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द स्पीच ऑफ द राइटर, लेखिका की जो भाषण था उसका टॉपिक क्या था? एंड द आंसर इज, इट वाज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी, इसके ऊपर भाषण था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द राइटर बोर्न एंड ब्रॉट अप, लेखिका का जन्म और पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? एंड द आंसर इज, शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज इन कर्नाटका's हावेरी डिस्ट्रिक्ट, उनका जन्म और पालन पोषण कर्नाटक की हावेरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। Who is the writer of the lesson The Red Rice Granary? Red Rice Granary इस पाठ की लेखिका कौन है? एंड द आंसर इज, मिसेस सुधा मूर्ति इज द राइटर ऑफ द लेसन। इस लेसन की राइटर मिसेस सुधा मूर्ति हैं। और इसके साथ ही गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन।